नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, सीधा आपको लिए चलेंगे विधानसभा, जहां पर बजट सत्र चल रहा है। कोई ऐसी व्यवस्था हो सकती है कि राममूर्ति बरेली या वहां पर जो भी कुमाऊं के मरीज जाते हैं, जो दर्द स्थिति होते हैं, तो क्या वहां हमारा राशन कार्ड सीधे राममूर्ति या एम्स में चल सकता है? ये बड़ा गंभीर प्रश्न है। आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ सिलेबस। दोनों जगह हमारी सरकार है, क्या बात हो सकती है? वो ओखल कांडा नहीं बोला, वही है। चलिए प्रश्न संख्या मानिए जी बोलिए। जी, मेरे साथ में जो है वैसे तो अच्छा ही हो रहा है, जितने अल्पसूचित प्रश्न मेरे तारांकित जो है वो अल्पसूचित में कन्वर्ट हो गए। सामान्यतः 3 प्रश्नों की आप इजाजत देती हैं। अच्छा, मानिए अध्यक्ष जी, आज आप ही का मुझे तो केवल ये स्पष्टीकरण है, रादर मोर देन अ क्वेश्चन, कि एक प्रश्न आया था कि कार्ड भी बन गए। कार्ड बनने की सीमाएं भी माननीय मंत्री जी ने बताया, जो कैटेगरीज अलग अलग, जो कैपिंग है उसका भी बताया, सर्वे के सिस्टम को भी बताया। एक व्यवहारिक कठिनाई ये आती है कि हमारे पास राशन कार्ड जो मैनुअली बना हुआ है, वो मैनुअल राशन कार्ड जब ये आयुष्मान वगैरह की बात करते हैं तो उसमें चलते नहीं है, तो उसमें हमें डिजिटल राशन कार्ड की आवश्यकता पड़ती है। तो जो उन राशन कार्ड को ऑनलाइन करने की जो प्रक्रिया है वो कई बार बंद हो जाती है, और बहुत सारे ऐसे केसेज आते हैं जिनके पास राशन कार्ड तो है लेकिन ऑनलाइन नहीं हुआ, अर्थात डिजिटल राशन कार्ड उनको नहीं मिला। इस वजह से इस कठिनाई को दूर करने के लिए माननीय मंत्री जी क्या तत्काल कोई कदम उठाएगी, और माननीय मंत्री जी को क्या इस तरह की सूचनाएं है कि नहीं? ठीक, माननीय अध्यक्ष जी, सामान्यतः वैसे पुराने जिस समय हमारे पास में पेपर प्रिंट वाले राशन कार्ड होते थे वो अब समाप्त हो चुके हैं। सभी कार्ड जो है वो डिजिटल कार्ड में कन्वर्ट हो चुके हैं, सभी पीवीसी कार्ड में कन्वर्ट हो चुके हैं। लेकिन फिर भी आपके पास में ऐसे कोई मामले होंगे तो निश्चित रूप से मैं दिखवा लूं। प्रश्न संख्या 6 माननीय सदस्य श्री सुरेश गढ़िया जी। प्रश्न संख्या 6 बोलिए। प्रश्न संख्या 6 तारांकित 6। बैठ जाइए अब। माननीय मंत्री जी, उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल पड़ा हुआ मान लिया जाए। जी अब करिए सवाल। मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से उत्तराखंड सरकार को और माननीय मंत्री जी को बहुत बधाई शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जो खेल हमारे प्रदेश के अंदर हुए हैं और उन खेलों में उत्तराखंड के सभी खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे बड़ी खबर, बड़ी जानकारी का। उत्तराखंड में विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है इस वक्त की बड़ी खबर। बजट सत्र के पहले दिन उत्तराखंड सरकार से संसदीय कार्य मंत्री और कांग्रेस विधायक के बीच झड़प हुई है, जिस पर संसदीय मंत्री ने कांग्रेस विधायक पर शराब पीकर आने का आरोप भी लगाया। वहीं इन सबको लेकर उत्तराखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री को कांग्रेस के विधायकों को सलाह देने की जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। देखिए, उन्हें हमारे कांग्रेस के माननीय विधायकों को सीख देने की जरूरत नहीं। अपना आचरण, अपना व्यवहार भी सत्ता पक्ष को देखना चाहिए। और जिस तरह का आरोप लगाया है, ये गंभीर आरोप है। अगर कोई व्यक्ति, शायद वो शराब पी के आए थे, ये बयान माननीय संसदीय कार्य मंत्री दे रहे हैं, एक इल्जाम है, आरोप है। हम इसकी प्रशंसा करते हैं और निश्चित रूप से जो आरोप लगाया गया है उसके लिए हम अन्य विधिक राय भी देंगे। सदन में बहुमत, प्रचंड बहुमत है, लेकिन इसके मायने यही नहीं कि वो हमारे माननीय सदस्यों पर अलग अलग आरोप लगाएं, मिथ्या आरोप लगाएं। अगर इसमें सच है तो सच सामने आना चाहिए। क्यों नहीं, किस तरह से उन्होंने आरोप लगा दिए। और चलिए रुक करेंगे देहरादून से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी का। देहरादून से बड़ी खबर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान पहुंचे विधानसभा भवन, जहां पर सीडीएस अनिल चौहान ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है। अनिल चौहान की सीएम से महत्वपूर्ण चर्चा भी हुई है। आपको बता रहे हैं देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, अनिल चौहान की सीएम से महत्वपूर्ण चर्चा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान विधानसभा भवन पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका जोरदार स्वागत किया, पचका पहनाया उन्हें और साथ ही विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी की।
ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिष्टाचार मुलाकात करते हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान से उनको भेंट करते नजर आ रही है किताब। काफी मायनों में मुलाकात अहम मानी जा रही है। महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है यहां पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। आने वाले दिनों में आपको बताया चारधाम यात्रा होने वाली है, उसको लेकर भी चर्चा संभव है यहां पर। और चलिए रुक करेंगे देहरादून से आ रही एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी का। सीएम धामी ने कैबिनेट मीटिंग की है और कैबिनेट मीटिंग में सबसे बड़ी खबर आपको बताएं कि भू कानून को मंजूरी दे दी गई है। कई अहम प्रस्तावों पर तो मोहर लगी है, लेकिन बैठक में भू कानून को मंजूरी दे दी गई है। आगामी बजट सत्र में पेश किया जाएगा भू कानून बिल। लगातार इसको लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर था कि आखिर कब आएगा, तो इसको कैबिनेट से मंजूरी मिल दी गई है। और साथ ही आपको बताया रोड सेफ्टी पॉलिसी और निकायों में एक टैक्सी प्रणाली भी शामिल है। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग हुई और उसमें भू कानून को मंजूरी भी दे दी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर खुद एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि लोगों की सुरक्षा के लिए अब भू कानून भी लागू कर दिया गया है ताकि जमीनों की खरीद फरोख्त जो है उस पर कार्रवाई की जा सके। और देहरादून से नवीन शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन, देहरादून में ये बैठक हुई, बड़ा फैसला लिया गया, भू कानून को मंजूरी दे दी गई है, कितना बड़ा अपडेट? ये देखिए निश्चित तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं भू कानून की लगातार मांग उत्तराखंड में चल रही थी और विधानसभा का आज दूसरा दिन है। कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं उन्हें निर्देश दिया था कि कल कैबिनेट की अहम बैठक होगी और आज विधानसभा जो परिसर है वहां पर कैबिनेट की अहम बैठक हुई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में। और जो मूल स्वरूप उत्तराखंड का है और उसको किस तरीके से बना रहे इसको लेकर जो सशक्त भू कानून है उसको कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। और कहीं ना कहीं लगातार लंबे समय से भू कानून के लिए मांग चल रही थी कि उत्तराखंड में एक तक भू कानून लागू किया जाए और यह जो भू कानून है इसको कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए एक ऐतिहासिक पल है। जी नवीन जी, और जिस तरह से भारी लोगों के लिए अब जमीन खरीदने का समय सीमा भी तय कर दी गई है, बिक्री पर रोक लगा दी गई है अब इस नए कानून में, और अब 250 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन नहीं खरीदी जा सकती है। निश्चित तौर पर क्योंकि कहीं ना कहीं जिसका देखा जाए तो भू कानून को लेकर तमाम जो संगठन थे, राजनीतिक दल थे, वो लगातार ये कह रहे थे कि उत्तराखंड में जो सशक्त भू कानून लागू होना चाहिए उसी को लेकर अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहल की है कि उत्तराखंड में जो सशक्त भू कानून है उसे लागू करने किया जाए। इसको लेकर कैबिनेट की आज अहम बैठक हुई, तमाम पहलुओं पर चर्चा की गई और कैबिनेट ने जो भू कानून है वो उसकी मंजूरी दी है और आने वाले समय में उत्तराखंड में यह कानून लागू भी किया जाएगा। जी नवीन जी, भू कानून को तो मंजूरी मिली है लेकिन निकायों में एक टैक्स को भी मंजूरी दे दी गई है और रोड सेफ्टी पॉलिसी की अगर बात की जाए तो धामी सरकार लगातार इसकी ओर अग्रसर है। निश्चित तौर पर जो तमाम चीजें हैं क्योंकि कैबिनेट की अहम बैठक चल रही है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चाएं चल रही हैं, चाहे सशक्त भू कानून की बात की जाए, रोड टैक्सों की बात की जाए या फिर अन्य चीजों की बात की जाए। कैबिनेट की बैठक है, माफ कीजिएगा, विधानसभा सत्र चल रहा है और विधानसभा सत्र के दौरान तमाम चीजें जो है वो विधानसभा के पटल पे रखी जाएंगी और जो जरूरी चीजें हैं उनको पारित करने का काम भी किया जाएगा। जी नवीन जी, अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से भू कानून को मंजूरी तो मिल गई है, अब ये कब जो है विधानसभा में पेश होगा बजट सत्र के दौरान और क्या विपक्ष की तरफ से हंगामा देखने को मिल सकता है? देखिए सशक्त भू कानून की बात की जाए तो प्रदेश सरकार लगातार इस पर होमवर्क अपना कर रही थी और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है। इस पर निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में सशक्त भू कानून लागू किया जाए। हालांकि अभी तक जो विपक्ष की प्रतिक्रिया है वह नहीं आई है, लेकिन आने वाले समय में विपक्ष इसको कितना सकारात्मक लेता है या नकारात्मक लेता है यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए ऐतिहासिक पल है कि जो भूमि सशक्त भू कानून है और जो बाहरी लोग तमाम जमीनें खरीद रहे थे, जमीनें खुर्द बुर्द हो रही थी, उस पर आप एक अंकुश लगाया जाएगा और उत्तराखंड के जो लोग हैं, जो उत्तराखंड का मूल स्वरूप है वो आप बिगड़ने नहीं पाएगा। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए ऐतिहासिक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने
यह पहल करते हुए आज तमाम अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ इस पर चर्चा की है और तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं इस पर उन्होंने अपनी मंजूरी दी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी आपका इस तमाम जानकारी पर अपडेट साझा करने के लिए। उत्तराखंड के लिहाज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कैबिनेट मीटिंग में भू कानून को लेकर मंजूरी मिल गई है और आने वाले दिनों में हम देखेंगे विधानसभा के बजट सत्र में इसे पेश भी किया जाएगा। और मुख्यमंत्री ने क्या कुछ ट्वीट लिखा है ये भी आपको बता देते हैं। राज्य संस्कृति और मूल स्वरूप की रक्षक हमारी सरकार, प्रदेश की जनता की लंबे समय से उठ रही मांग और उनकी भावनाओं का पूरी तरह से सम्मान करते हुए आज कैबिनेट ने सख्त भू कानून को मंजूरी दे दी है। यह ऐतिहासिक कदम राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहर और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा, साथ ही प्रदेश की मूल पहचान को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हमारी सरकार जनता के हितों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और साथ ही हम कभी भी उनके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। इस निर्णय से यह स्पष्ट हो जाता है कि हम अपने राज्य और संस्कृति की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पर यह कानून प्रदेश के मूल स्वरूप को बनाए रखने में भी सहायक सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से ये ट्वीट किया गया। बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में पिछले कई महीनों से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से कर्मचारी नाराज है और इसी कड़ी में हरिद्वार स्थित ऋषिकुल और गुरुकुल परिसर में कर्मचारियों ने आंदोलन भी किया। कर्मचारियों का कहना है कि महीनों से वेतन न मिलने के कारण उनके सामने आर्थिक संकट आ खड़ा हुआ है। सरकार को ट्रेजरी के जरिए वेतन देने की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि नियमित रूप से कर्मचारियों को वेतन मिल सके। आंदोलन है वो हमने जो है अपनी वेतन की समस्याओं को लेकर लगा रखा है। हमारी इस समय एक ही मांग है, एक ही सूत्र मांग है हमारी कि वेतन का स्थायी समाधान हमारे को चाहिए। जो 2015 के बाद कर्मचारियों का वेतन स्थायी रूप से मिलता था, ट्रेजरी के माध्यम से हमारा वेतन आता था, आरएन वेतन जो है ट्रेजरी के माध्यम से होता था, परंतु जो है विश्वविद्यालय में आने के बाद जो है ये सुविधा हमारी बंद हो गई। हमारा आरएन वेतन को निरस्त कर दिया गया था। उसके पश्चात से कर्मचारी जो है लगातार जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जी सर, कार्य बहिष्कार चल रहा है सर। आज हमारा 5वां दिवस है जिसमें हम 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। कल हमारा 3 घंटे का कार्य बहिष्कार होगा। उसके बाद चरणबद्ध तरीके से हम अपने आंदोलन को बढ़ाएंगे और निश्चित रूप से अगर हमारे को लिखित प्रपत्र प्राप्त नहीं हुआ, लिखित आश्वासन हमें प्राप्त नहीं होता, तो हम निश्चित रूप से उग्र आंदोलन करने के बाध्य होंगे। ये 2 घंटे का कार्य बहिष्कार चल रहा है, जो हमें समय से वेतन ना मिलने के कारण चल रहा है। शासन हमारा बजट रोक के रखा हुआ है, जिससे कि हमें 5 माह पूर्ण होने वाले हैं, लेकिन अभी तक हमें वेतन नहीं मिला है और हमारा वेतन ना मिलने के कारण कर्मचारी परेशान है, क्योंकि ना तो वो स्कूल की फीस समय से दे पा रहे हैं, ना ही अपने घर का खर्च। तो उधर हरिद्वार में बोर्ड परीक्षाओं को नकल विहीन संपन्न कराने के लिए प्रशासन की ओर से तैयारियां की जा रही है और इसी कड़ी में डीएम कर्मेंद्र सिंह ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों और तमाम स्कूल के संचालकों के साथ मीटिंग की है और इस दौरान डीएम ने सुरक्षा चाक चौबंद रखने और स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश भी जारी किए। बता दें कि जिले में कुल 126 परीक्षा केंद्रों पर 48,000 विद्यार्थी परीक्षा देने जा रहे हैं। और चलिए रुक करेंगे हल्द्वानी से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी का। गौलापार के इलाकों में रहेगा पावर कट, ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। अगले 1 महीने रह सकता है ये पावर कट। सुबह 10 बजे से 3 बजे तक बिजली केंद्र यूपीसीएल बदलेगा केबल लाइन, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। 16 मार्च तक बदली जाएगी लाइन। यूपीसीएल केबल लाइन बदलेगा 16 मार्च तक ये बदली जाएंगी लाइन, जिसके बाद लोगों को भारी परेशानी। रानीबाग से गौलापुर के बीच बदलेगी केबल। पावर कट से पीने के पानी की किल्लत भी हो सकती है। गौलापार के इलाकों में पावर कट का ये संकट काफी मायनों में लोगों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। अगले 1 महीने ये पावर कट रह सकता है। सुबह 10 बजे से 3 बजे तक बिजली बंद रहेगी। यूपीसीएल केबल लाइन बदलेगा। 16 मार्च तक केबल बदल दी जाएंगी और पीने के पानी की किल्लत हो सकती है। तो उधर हल्द्वानी में मेयर बिष्ट लगातार ताबड़तोड़ एक्शन में जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में मेयर ने मंगल पंडव मछली बाजार और साथ ही वर्कशॉप लाइन में नगर निगम की खाली पड़ी जमीनों का स्थलीय निरीक्षण किया और इस दौरान नगर आयुक्त
ऋचा सिंह और सहायक नगर आयुक्त गणेश भट्ट सहित नगर निगम की टीम भी मौजूद रही और इस दौरान मेयर ने खाली पड़ी जमीन पर अधिकारियों को जनहित के कार्यों करने के निर्देश भी जारी किए। मैं दोनों तरफ सोच रहा हूँ, जनता की तरफ भी और निगम की तरफ भी। निगम की आय बढ़ेगी तो जनता के लिए सुविधाएं हम ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। अभी शहर के अंदर हम वेंडर जोन भी देख रहे हैं, कहीं पर हम मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, उसको भी देख रहे हैं ताकि निगम की आय बढ़े। मैं समझता हूँ कि हल्द्वानी के लिए सारी चीज़ें सुव्यवस्थित हो जाएं। जहाँ तक अतिक्रमण का सवाल है, मैं लगातार कहते आ रहा हूँ कि हल्द्वानी को सुंदर बनाना है, सुरक्षित बनाना है और विकसित बनाना है। तो हल्द्वानी के इन तीनों कामों के लिए मैं जनता का भी सहयोग चाहता हूँ, पत्रकारों को भी सहयोग चाहता हूँ। मैं समझता हूँ जो इस हल्द्वानी की जनता है, आम सब लोग हैं, ये हम सब की हल्द्वानी है, हम सब लोगों की हल्द्वानी है। तो हम सब लोग प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हल्द्वानी अच्छी बनेगी, सुंदर बनेगी। और चलिए रुक कर लेंगे देहरादून से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी का। बार एसोसिएशन चुनाव की तारीख तय हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, 24 फरवरी को होगा बार एसोसिएशन का चुनाव। सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक होगा मतदान। इस वक्त की बड़ी खबर, चुनाव अधिकारियों ने इस संबंध में सूचना जारी कर दी है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बार एसोसिएशन चुनाव की तारीख तय हो चुकी है। सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। 24 फरवरी को बार एसोसिएशन के चुनाव होने हैं। और चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला जनता टीवी पर लगातार जारी है। नमस्कार।